दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का जादू क्या उतर रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं। बीते 7 वर्ष से जैसा चाहा, जिस रूप में चाहा, हर प्रांत की सियासत को उन्होंने उसी दिशा में मोड़ दिया। जिसने इनकार किया, जिसने सवाल उठाए, जिसने ना नुकुर की, उसके दरवाजे पर कभी सीबीआई थी, कभी ईडी थी और कभी पैसों की पोटली भी पहुंची है। बीजेपी की सियासत के सामने कमोवेश हर प्रांत के नेता ने घुटने टेके, रेंगना शुरू किया। दागदार दामन को बचाने के लिए बीजेपी के साथ खड़ा होना ही उचित समझा। लेकिन बंगाल चुनाव परिणाम के बाद क्या स्थितियां पलट रही है और एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें अब सीबीआई का डर नहीं, ईडी का डर नहीं। चुनाव जीतने को लेकर जनता अगर साथ आपके खड़ी है तो फिर आपको पैसे कौन लुटा रहा है, क्यों लुटा रहा है और किस तरीके से समूची कैबिनेट अगर मैदान में भी उतर जाए दिल्ली के जरिए तो भी उसका कोई असर नहीं होता है। पश्चिम बंगाल का कुछ ऐसा संदेश पहली बार इस देश की सियासत के भीतर निकला है। उसकी लहरों को पढ़ना अब सीखना होगा, क्योंकि मुकुल राय की वापसी तृणमूल कांग्रेस के भीतर सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं है। हर कोई जानता है कि मुकुल राय ममता बनर्जी के साथ तब से खड़े थे जब तृणमूल कांग्रेस बनी थी। और यह भी हर किसी को याद होगा 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार वामपंथियों को परास्त कर चुनाव जीत कर आई और राज्य की मुख्यमंत्री बनने जा रही थी तो उनके दरवाजे पर और कोई नहीं, कॉपी पेंसिल लेकर मुकुल राय ही 2011 में खड़े मिलते थे। किसे मिलना है, किसे मिलने नहीं देना है, मीडिया तक के सामने मुकुल राय सामने रहते थे। जिसे चाहते थे अंदर भेजते थे, जिसे चाहते थे अंदर नहीं भेजते थे। वह शख्स 2017 में बीजेपी के साथ खड़ा हो गया। 2018 में रणनीति बनाई, पंचायत चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली। उस रणनीति को कुछ और विस्तार दिया तो 18 सीट लोकसभा में 2019 में वह जीत गई। लेकिन सवाल फिर यही नहीं है कि क्या वाकई राजनीति के धुरंधर मुकुल राय की वापसी ममता बनर्जी की भी मजबूरी थी या जरूरत थी। अंदाज बदल गया है, तरीके बदल गए हैं, या फिर तरीके जो दिल्ली ने बीते 7 बरस में अपनाए अब ममता बनर्जी उसकी हर परिभाषा और उसके हर ककहरे को समझ गई है। तो आइए जरा आज इन लहरों को पढ़ा जाए, क्योंकि सियासी लहरों को अगर जान जाइएगा तो आने वाले वक्त में आप चौंकिएगा नहीं। यह एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी के तौर तरीके बिल्कुल वही है जो एक वक्त नरेंद्र मोदी के थे, एक वक्त अमित शाह के थे। याद कीजिए, मीडिया कोई सवाल करता था तो अमित शाह कहते थे, अरे आप तो फला पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन सवाल नहीं कीजिए और हम जवाब नहीं देंगे। इस स्थिति से ठीक दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची तो जो सवाल तीखे थे, जो सवाल सीधे थे, उसमें जवाब यही था, आप बीजेपी के मीडिया हैं, उनके साथ खड़े हैं, जवाब नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्या हो गया है कि ममता बनर्जी अब समझ चुकी है कि भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए उससे कहीं ज्यादा तीखे तेवर को अपनाना होगा। शायद इसीलिए चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे वह पश्चिम बंगाल के गवर्नर धनखड़ का मामला हो, चाहे वह चीफ सेक्रेटरी को तबादला और चीफ सेक्रेटरी को अपने सलाहकार बनाने की स्थितियां हो, चाहे मुकुल राय की वापसी के वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हर दृष्टि से जरा देखना शुरू कीजिए सीधे निशाना दिल्ली पर। निशाना निगाहों के साथ साथ दिल को भेदता हुआ नाम और किसी का नहीं, नरेंद्र मोदी का। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो चाहे अनचाहे बंगाल की राजनीति और बंगाल के भीतर ममता बनर्जी के तौर तरीके को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर रही है। इस देश के भीतर में हिंसा सियासी तौर पर खूब हुई। बंगाल की हिंसा को तूल दिल्ली ने खूब दिया। लेकिन इस देश के भीतर में जब कुछ कानून का राज खत्म हो रहा था, भीड़ तंत्र नंगा नाच करते हुए नजर आ रहा था, तब इस देश में कानून का जिक्र किसी ने नहीं किया, क्योंकि उस वक्त सत्ता दिल्ली की चलती थी, बोली दिल्ली की चलती थी। और ध्यान दीजिए, एक के बाद एक राज्य अगर जीतती चली गई बीजेपी तो उसके पीछे किसी का जादू या किसी का चाणक्य नीति का होना, इसे ही तमगा दिया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में वो ढह गया और मुकुल राय और उनके बेटे की वापसी ने जिन रास्तों को खोला है वो पश्चिम बंगाल की सियासत से आगे की परिभाषाएं हैं। इस देश के भीतर का पाठ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के जरिए एकमात्र यही रहा,
हमारे साथ आ जाओ या फिर हमारे खिलाफ खड़े नजर आओगे। ममता बनर्जी भी कुछ यही पाठ पश्चिम बंगाल में दे रही है, या तो हमारे साथ या फिर तुम नरेंद्र मोदी के साथ हो, दिल्ली के साथ हो, बीजेपी के साथ हो, और हम तो निशाने पर तुम्हें लेंगे ही। यानी सियासत के सामने एक ऐसी सियासत खड़ी है जिसके भीतर लहरों को गिनते समय आप अंतर बहुत नहीं भांप पाएंगे। इसीलिए शायद एक दो नहीं 36 से ज्यादा विधायक और एमपी की वापसी टीएमसी में हो सकती है क्या? और अगर नहीं हो सकती है तो फिर उसे रोकेगा कौन? रोकेगी ममता बनर्जी ही, लाएगी ममता बनर्जी ही। पश्चिम बंगाल के भीतर सियासत का मतलब यह होता है जिसके पास सत्ता है उसी के चलेगी, विपक्ष की कोई हैसियत नहीं। यानी 3 सीट वाली बीजेपी हो या फिर 75 पार सीट वाली वही बीजेपी हो, दोनों वक्त की हैसियत में बीजेपी में कोई अंतर आपको पश्चिम बंगाल की सियासत में दिखाई नहीं देगा। और पश्चिम बंगाल में राजनीति जिंदगी से जुड़ी होती है। पावर पॉलिटिक्स का मतलब शायद हर काम का समाधान होता है। अगर आप सत्ता वाली पार्टी से नहीं जुड़े हैं तो आप कहीं नहीं हैं, क्योंकि देश तो दूर की बात है, राज्य के भीतर एक ऐसी परिस्थितियां बनी रही हैं जो मैसेज इस देश को देती रही है कि यहां पर सियासत ही सब कुछ है। चाहे वो वामपंथियों की सत्ता रही हो, चाहे ममता बनर्जी की सत्ता रही हो। ध्यान दीजिए तो इसी को विस्तार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता ने इस पूरे देश में दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल के भीतर जब जागिएगा तो बहुत साफ तौर पर 3-4 चीजें आपको नजर आएगी। लोगों का पूरा जीवन राजनीति से जुड़ा होता है। जिंदगी की तमाम जरूरत जो जीवन यापन की होती है उसको पूरा करने के लिए आपको सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ता है। बिना पार्टी के सहमति के कोई काम पश्चिम बंगाल में नहीं होता है। हर जगह सत्ता में जो पार्टी रहेगी और जो पार्टी जिस भी जिले तक में और पंचायत तक में हर चीज में उसका इंटरवेंशन होगा, यानी दखलंदाजी उसकी जरूर रहेगी। तो विपक्ष का क्या मतलब है? और पश्चिम बंगाल में जो लोग बीजेपी में चले गए टीएमसी को छोड़कर, वह एक चीज और जान रहे हैं। वो इस बात को समझ रहे हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव तो अब 2026 में होने हैं, लेकिन उसके बीच में 2022 उत्तर प्रदेश भी आएगा, जहां पर बीजेपी की स्थिति नाजुक हो चली है। इस बात की जानकारी और कहीं से नहीं, योगी आदित्यनाथ ने खुद ही दे दी। और योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली से होकर गुजरे तो उन्होंने सिर्फ हां में हां मिलाया। यह भी पहला मौका है जब किसी सूबे का मुख्यमंत्री दिल्ली आता है तो वह बैरंग वापस नहीं लौटता है, बल्कि इस उम्मीद और इस उत्साह के साथ वापस लौटता है कि हमने हां में हां मिलाई, लेकिन हम जो भी करेंगे उसके साथ आपको भी हां में हां आज नहीं तो कल मिलानी होगी। इसीलिए इस कयास को छोड़ दीजिए कि कौन से छोटे छोटे दल बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में आएंगे। यह भी छोड़ दीजिए कि मंत्रिमंडल विस्तार में दिल्ली की जो सूची है उसे उत्तर प्रदेश में शामिल कर लिया जाएगा। यह भी छोड़ दीजिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के लिए बीजेपी के पास कोई ऐसा मंत्र भी बचा है जहां पर वह यूपी का किला बचा ले। एक नई परिस्थिति उत्तर प्रदेश को लेकर अगर पैदा हो रही है तो वो यही है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश को इसी शासन व्यवस्था में रहते हुए यूपी का बंटवारा तो नहीं कर दिया जाए, यानी बुंदेलखंड एक अलग राज्य के तौर पर आ जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी की साख कम है, किसानों का आंदोलन है, वहां पर अजीत सिंह की पार्टी और चरण सिंह की पार्टी एक वक्त मजबूत स्थिति में खड़ी है, जो किसानों के साथ खड़ी है। सवाल यह है कि इस तंत्र मंत्र की परिस्थिति में क्या सियासी लहरों को पढ़ने की परिस्थिति में ममता बनर्जी अब समझ चुकी है कि इस देश में कोई अगुवाई करने के लिए आगे नहीं निकल पा रहा था, इस देश में सीधी टक्कर देने के लिए कोई आगे निकल नहीं पा रहा था, तो ममता बनर्जी आगे निकल कर आई है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत के भीतर जो 33 एमएलए एमपीज हैं, हो सकता है कल आप सुनने को मिले कि दिनेश त्रिवेदी भी कहीं वापस तो नहीं आ गए। सुन सकते हैं राजीव बनर्जी तो वापस नहीं आ गए, सोवन चटर्जी तो वापस नहीं आ गए, सरला मुर्मू तो वापस नहीं आ गई, सोनाली गुहा तो वापस नहीं आ गई, दीपेंदु निकाय जो फुटबॉलर है वह वापस तो नहीं आ गए। कोई भी नाम आप सुन सकते हैं, उनकी तादाद कुछ भी हो सकती है। लेकिन ममता बनर्जी इस सियासत को अब समझ चुकी है कि हर नाम के साथ दिल्ली को निशाने पर कैसे लेना है, यह पाठ आना चाहिए। दामन दागदार आज भी मुकुल राय का है, दामन दागदार आज भी शुभेंदु अधिकारी का भी है, जिनका कद बीजेपी के भीतर बड़ा है, लेकिन रहना उन्हें भी बंगाल में है।
इस देश के भीतर में फेडरलिज्म इस बात की भी इजाजत देता है जिस राज्य में जिसकी भी सत्ता होगी उस सत्ता के नियम कायदे ही चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन नियम कायदे को बदलने की शुरुआत की जहां पर सीबीआई हर दरवाजे पर पहुंच जाए, ईडी हर दरवाजे पर पहुंच जाए, धमकी हर दरवाजे पर पहुंच जाए, नारे हर दरवाजे पर पहुंच जाए, धर्म की सियासत हर दरवाजे पर पहुंच जाए। इस देश की जो अपने स्ट्रक्चर उसका जो एक सेकुलरिज्म था, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम थे, एक अपने तरीके से सियासत करने की छूट थी, उस पर भी बंदिशें लगाने का प्रयास इस फेडरलिज्म को खत्म करके दिल्ली ने शुरुआत की। इससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहीं से एक अगला सवाल शुरू होता है, क्या पश्चिम बंगाल ने अब प्रधानमंत्री मोदी के जादू को खत्म करना शुरू कर दिया है और जो ऑरा है दिल्ली का वो ऑरा खत्म हो चला है? हमें लगता है कि पहले इस ऑरे पर आइए, फिर बंगाल की एक और परिस्थिति पर आएंगे। ध्यान दीजिए तो उत्तर प्रदेश को समझने वाले दिल्ली में कौन से नेता हैं? राजनाथ सिंह है। राजनाथ इस पूरे संवाद में अलग रहे। जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली पहुंचे और बात कर रहे थे, वह योगी आदित्यनाथ के तौर पर जेपी नड्डा से मिले, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, अमित शाह से मिले। तीनों को उत्तर प्रदेश की सियासत की जितनी भी समझ होगी उससे कई गुना ज्यादा समझ राजनाथ सिंह को है। लेकिन राजनाथ सिंह अलग थलग है। महाराष्ट्र में संकट आया तो महाराष्ट्र की सियासत को साधने के लिए देवेंद्र फडणवीस ही रहे। शुरू से लेकर अंत तक देवेंद्र फडणवीस ही एक नायक के तौर पर नजर आते रहे। लेकिन दिल्ली में महाराष्ट्र के नेता के तौर पर और कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर बैठे नितिन गडकरी को लगभग अलग थलग कर दिया गया। उधर राजनाथ सिंह यूपी की धारा में नहीं और नितिन गडकरी महाराष्ट्र की धारा में नहीं, तो लहरें आप कैसे पढ़ पाएंगे? जाहिर है ये लहरों को भी परिभाषित दिल्ली ही करना चाहेगी। लेकिन ध्यान दीजिए आज की तारीख में इस औरे और रंग के उतरने और जादू के खत्म होने के पीछे की वो कौन सी परिस्थिति है? छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष तक सत्ता संभाले रमन सिंह आज कहां पर हैं? क्या जानते हैं आप कहेंगे याद नहीं। वसुंधरा राजे राजस्थान को संभाले हुए राजस्थान की राजनीति में आज कहीं नहीं है। दिल्ली उसको संभालना चाहती है और धीरे धीरे दिल्ली के हाथ से चीजें कैसी चली गई और कांग्रेस के भीतर के घटाटोप में वहां पर अब यह समीकरण बैठ रहा है कि इसे लाया जाए उसे लाया जाए, यानी वो अपने तरीके से मत रहे हैं। बीजेपी का जिक्र नहीं है। बीजेपी को भी खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए सचिन पायलट का सहारा लेना पड़ता है, उनके कांधे पर बंदूक रखनी पड़ती है जिससे एक टकराव हो और उनका जिक्र हो जाए। यह राजस्थान की स्थिति है। मध्य प्रदेश में हर कोई जानता है बीजेपी हार चुकी थी। पैसा ना होता, पोटली ना होती, शिवराज सिंह चौहान की साथ सहमति दिल्ली की ना बनती तो खेल ना होता। उस खेल के साथ वहां पर सत्ता में दोबारा लौटे। यह अलग मसला है, उपचुनाव में फिर जीते और यह सारी परिस्थिति। लेकिन कितना खर्च हुआ, किस रूप में खर्च हुआ, यह एक तीसरी परिस्थिति थी, सीबीआई, ईडी और पैसा। चौथी स्थिति में आइए तो बंगाल में दांव खत्म हो चला है। पंजाब में अकाली दल साथ नहीं खड़ा है बीजेपी के। बीजेपी वहां बिल्कुल शून्य की स्थिति में है। वह चाहती है कि किसी भी तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को अब फंसाया जाए, साथ में लेकर आया जाए। इसके लिए डोरे डाले जा रहे हैं, इनकार कतई नहीं है। लेकिन फिर भी अपने बूते वो नहीं है। इस देश की सियासत में संभाले हुए झारखंड में बीजेपी नहीं है। इस देश को संभाले हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन जगहों तो बीजेपी है ही नहीं। महाराष्ट्र में भी कल तक शिवसेना हुआ करती थी, आज की तारीख में वहां पर बीजेपी कैसे टिक पाएगी? जिस बात का जिक्र है, गडकरी दरकिनार है, दिल्ली में चेहरा भी नहीं है, दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर होकर भी नहीं है। और इस राजनीति में जब आप बिहार पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार के चेहरे के बगैर एक जिक्र बार बार होता था, सुशील मोदी का चेहरा। सुशील मोदी को दिल्ली बुला लिया गया और आज की तारीख में वह सिर्फ जीएसटी पर लेख लिखा करते हैं। इस देश की इकोनॉमी को समझाना चाहते हैं, उस इकोनॉमी को जिस इकोनॉमी का पाठ इस देश की सियासत और सत्ता भी ना समझ पाई। और इकोनॉमिस्टों के बगैर राजनीति के जरिए इकोनॉमिक्स को संभाले हुए मोदी सत्ता को अब अखबारों में लिखकर सुशील मोदी समझाते हैं, तो कहां बची बीजेपी बिहार में? यह भी सवाल है। यानी राज्यों की फहरिस्त में देखिएगा तो बचता है आपके सामने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एक राज्य और हरियाणा का जिक्र भी यहां जरूरी है। हरियाणा में भी अपने बूते खट्टर नहीं है और खट्टर अपनी तौर पर राज्य में चुनाव जिता दे यह भी इम्पॉसिबल है। वह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो जब देश को आप पलटना शुरू कीजिएगा, और ध्यान दीजिए असम का जिक्र भी यहां जरूरी है। असम में भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वाल जो हैं वो कांग्रेस से आए हुए हैं,
ब्राह्मण नेता के तौर पर उनकी पहचान और ब्राह्मणों से दूर बीजेपी और ओबीसी की सियासत करते नरेंद्र मोदी रहे हैं। इसी शायद परिस्थितियों को समझते हुए अब इस देश की राजनीति के भीतर में बंगाल को आप खड़ा कर दीजिए। बंगाल में टीएमसी के जरिए मुकुल राय जाहिर है राष्ट्रीय राजनीति को साधने के लिए निकलेंगे और उनके साथ यशवंत सिन्हा खड़े होंगे। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट के महारथी, वह जब साथ खड़े होंगे और यशवंत सिन्हा कहते हैं ब्लू आई बॉय थे, वो चंद्रशेखर के नौकरशाही छोड़कर उनके साथ सियासत साधने निकले थे, लेकिन फिर अब वो टीएमसी में है। जिक्र बीजेपी के करने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि जिस जादू ने इस देश के भीतर में प्रांत दर प्रांत चुनाव जिताए, भाषण दर भाषण ने चुनाव जिताए, अब नई परिस्थिति आ गई कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ झोंक दिया इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने, इस देश की कैबिनेट ने, राज्यों के मुख्यमंत्री ने। फिर भी अगर हार मिली तो जादू उतर रहा है, लेकिन जादू उतरने से काम नहीं चलेगा। उसके काउंटर में इस देश को कोई नेता चाहिए। तो क्या ममता बनर्जी ने अब उसी धागे के सिरे को पकड़ा है जिस सिरे को पकड़कर नरेंद्र मोदी इस देश में 2014 के बाद छा गए थे?